Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and you are watching Chem Galaxy with Shahid. This is our fifth mock interview. तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमारे मॉक इंटरव्यू बाकी भी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आपने वैसे जनरल प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की, उसके लिए भी प्लेलिस्ट है। केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो ये हमारा आज पाँचवां मॉक इंटरव्यू है, इसकी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे पहले भी मैं बताता आया हूँ कि आपके पास हमेशा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है, बेसिकली आपने अपने बारे में बताना होता है, अपनी मसलन एजुकेशन के बारे में बताना होता है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपने बताना होता है। तो इस तरह चीज़ें बतानी होती हैं, कहाँ से आपने पढ़े, क्या किए, ये वो जॉब एक्सपीरियंस जो भी, तो अपनी एरिया वगैरह के बारे में बताना होता है। उसके बाद केमिस्ट्री का जब पोर्शन आता है तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन या डिफाइन एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि अगर आपके पास मुख्तलिफ गैसेस हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम अगर बराबर है और टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास क्या है, सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल भी सेम होंगे। क्या मतलब, कैसे डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ गैसेस आर लिक्विफाइड। कि गैसेस को हम, ज़ाहिर है गैसेस हमें पता है, उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अब ये करते कैसे हैं, गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है? तो गैसेस को हम जब लिक्विफाइड करते हैं तो दो काम हमने करने होते हैं। पहला काम हमारा ये होता है बच्चों कि इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और टेम्परेचर को आप क्या करते हैं, हम डिक्रीज़ करते हैं। तब गैसेस क्या होती है, लिक्विफाइड होती हैं। तो ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब इससे होता क्या है, जब प्रेशर को हम हाई करते हैं तो मालिक्यूल क्या होते हैं, क्लोज आ जाते हैं। मालिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस कम हो जाए, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, डेवलप होती है। और जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो इसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो आपके पास क्या होती है, कम होती है, इसकी मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है। तो इन दो वजह से हमारे पास कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर हमारे पास गैसेज जो होती हैं वो क्या होती है, लिक्विफाइड हो सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इसके दरमियान क्या करें, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंसेस बताएं जी। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो चंद एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात है कि फार्मेशन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ एस और पी ऑर्बिटल, या हाइब्रिड ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैप से जो बॉन्ड बनते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और अगर यही बॉन्ड लेटरल ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड है, उनके लेटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनते हैं उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें बच्चों तो ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड दी न्यूक्लियर एक्सिस। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो, और पाई बॉन्ड जो है ये आपके पास वीक बॉन्ड होते हैं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इट हैज़ वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो पाई बॉन्ड है उसके दो रीजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक अबाव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। और एक और डिफरेंस हम बताएं तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, ठीक है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म वगैरह जनरेट होते हैं। मगर जब हम बात करते हैं कि इसकी पाई बॉन्ड की, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रोटेशन रोकी जाती है। तो ये हमारे पास चंद एक डिफरेंसेस हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जी? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का अगर आसान वर्ड्स में हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें तो कोई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ अगर किसी ख़ास रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट हो, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। मसलन कि हम इसको अगर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें, हम ऐसे कह सकते हैं कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रीअपीयर एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। मसलन 8वां ग्रुप है, नोबल गैसेस हैं, तो
ये नोबल गैस वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है एक सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद। हर 8वां एलिमेंट से आपके पास क्या होगा, नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा जी, ठीक है। इसी तरह किसी एक ग्रुप को आप पकड़ लें तो उसमें देखें तो रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज उसकी, क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है ना, तो वही एलिमेंट्स उस ग्रुप में आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। इसको पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। लेटेस्ट एनर्जी को हम दो वे में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एक इसका तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास आयन्स है, मसलन सोडियम आयन है, ठीक है, और प्लस आपके पास क्या है, क्लोराइड आयन है, सॉरी ये नेगेटिव होता है। सोडियम आयन है प्लस क्लोराइड आयन है, ठीक है। दोनों गैसीय स्टेट में आपके पास क्या बनते हैं, 1 मोल अगर सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके बनने के दौरान कुछ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है जब आयन्स आपस में कंबाइन होती है, इसको लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। या बच्चों हमने क्या करना है, अगर इस सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करना है इसके आयन्स में, इसके लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को भी हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। तो दोनों वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ions are combined together and form 1 mole of ionic crystal is called lattice energy. The energy required to break the 1 mole of ionic crystal into its gaseous ions is called lattice energy. तो दोनों वे में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। तो ये बात होगी लेटेस्ट एनर्जी की। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन अक्सर पूछे जाते हैं एंड एक्यूरेसी ये क्या होते हैं, एनालिटिकल की टर्म्स हैं, अक्सर पूछी जाती हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी। तो ये हमारे पास दो टर्म है, इनमें आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि आपके पास पहली टर्म हम जिसको एक्सप्लेन करते हैं वो हमारे पास है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है कि इसको हम डिफाइन करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू अमंग देमसेल्फ। मसलन कोई वैल्यूज़ हैं आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, ये वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। और एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्यूरेसी ये होती है कि क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड इट्स ट्रू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मसलन ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, 3 है। अब ये एक्चुअल वैल्यू है, इसके जो करीब होगा 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, या 2.5 होगा, यहाँ पे आपके पास 3.5 होगा। ये जो वैल्यू है कितनी ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे कि एक्यूरेट है, एक्यूरेट कितनी है। और जो आपके पास प्रिसीजन है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पास जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं इनकी आपस में कितनी क्लोजनेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। तो दोनों टर्म में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो एयर पोल्यूशन के अगर सोर्सेज की बात करें पहले हमारे पास एयर पोल्यूशन का जो सोर्स है सबसे बड़ा, वो आपके पास क्या है, कंबशन। कंबशन में क्या होता है, मसलन फ्यूल बर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, कंबशन के ज़ुमरे में आती हैं और ये सबसे बड़ा काज है एयर पोल्यूशन का। दूसरा हमारे पास इसका जो सोर्सेज है एयर पोल्यूशन का, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मसलन फील्ड बर्निंग वगैरह या क्रॉप के ऊपर कोई स्प्रे वगैरह करते हैं, इससे एयर पोल्यूशन होती है जी। तीसरा प्रोसेस है, जो मेन सोर्स है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मसलन कोई केमिकल प्लांट है, मेटलर्जिकल प्लांट्स है या वेस्ट रिकवरी है, तो इसके दौरान आपके पास क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन सोर्स है वो है सॉल्वेंट यूजेज। मसलन कोई आप स्प्रे करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, या सॉल्वेंट क्लीनिंग करते हैं, कहीं पे सॉल्वेंट से जो वॉशिंग वगैरह देते हैं, तो इससे भी आपके पास क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है। इससे नेक्स्ट जो सोर्स है वो है न्यूक्लियर। इसमें न्यूक्लियर में हमारे पास क्या होती है कि न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग या स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग, फ्यूल फैब्रिकेशन वगैरह, ठीक है, या और प्रिपरेशन वगैरह, तो इस सब में ये क्या होती है, एयर पोल्यूशन। ये सारे हमारे पास क्या हैं, सोर्सेज हैं किसके, एयर पोल्यूशन के जी। तो इसका आपको थोड़ा हाव होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम चलें इसके नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये तो होगी ये बात, आई थिंक। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट भी व्हाट आर दी सोर्स ऑफ, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर केमिकल कांस्टेंट ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल के कुछ केमिकल कांस्टेंट होते हैं, उसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है जी। तो केमिकल कांस्टेंट ऑफ ऑयल एंड फैट्स की अगर हम बात करें,
तो फैट्स एंड ऑयल के कुछ केमिकल कांस्टेंट होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसके लिए, टू टेस्ट देयर क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल वैल्यू। ठीक है, कि फैट एंड ऑयल की क्वालिटी और इंडस्ट्रियल वैल्यू को चेक करने के लिए कुछ कांस्टेंट है। इसमें पहला है हमारे पास एसिड वैल्यू, दूसरा है स्पोनिफिकेशन वैल्यू, तीसरा हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं आयोडीन वैल्यू, और चौथा जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, RM एंड प्लैंक्स वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, रिकट, मिसल एंड प्लैंक्स वैल्यू भी इसको बोलते हैं जी। अब वन बाय वन हम अगर इसको एक्सप्लेन करें कि आयोडीन वैल्यू क्या होती है या एसिड वैल्यू क्या होती है, इसकी अगर हम बात करें जी, तो एसिड वैल्यू को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल, कि 1 ग्राम आपके पास फैट है या ऑयल है, उसको उसमें जो फ्री फैटी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम KOH रिक्वायर्ड होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड वैल्यू बोलते हैं। आसान है। उसके बाद जो नेक्स्ट कांस्टेंट है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पोनिफिकेशन वैल्यू। ये क्या होती है बच्चों, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई द फैटी एसिड इन 1 ग्राम, कि 1 ग्राम आपके पास फैटी एसिड है 1 ग्राम फैटी एसिड है, उसको स्पोनिफाई करने के लिए जितने मिलीग्राम KOH रिक्वायर्ड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोनिफिकेशन वैल्यू बोलेंगे जी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको बोलते हैं आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू क्या होती है, ये बेसिकली होती है नंबर ऑफ सेंटीग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ सेंटीग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, 1 ग्राम फैट है वो कितने सेंटीग्राम आयोडीन को एब्जॉर्ब करती है। ये बेसिकली इंडिकेट क्या करती है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में बताती है कि फैटी एसिड कितने अनसेचुरेटेड हैं। ठीक है, ये आयोडीन वैल्यू होगी। उसके बाद आपके पास क्या है, रिकट, मिसल एंड प्लैंक्स वैल्यू। ये आपके पास क्या होती है, ये बताती है कि नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH के 0.1 नॉर्मल NaOH है, उसके कितने ml रिक्वायर्ड होंगे, किसके लिए, ओके। RM रिकट, मिसल एंड प्लैंक्स वैल्यू, ये क्या बताती है कि ये हमें बताती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, NaOH का सोल्यूशन होना चाहिए, कितनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए, 0.1 नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, ये कितने ml चाहिए होगा, किसके लिए, टू रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द वोलेटाइल सॉल्युबल फैटी एसिड डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, 5 ग्राम आपके पास फैट है, उसको डिस्टिल करके उससे वोलेटाइल फैटी एसिड ऑब्टेन करने हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड होगा, इसको RM वैल्यू बोलते हैं जी। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, उसकी एक्सप्लेनेशन इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं जी। तो बात करते हैं स्टीरॉइड्स की। स्टीरॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्टीरॉइड्स आर लिपिड्स, ये बेसिकली लिपिड्स होते हैं। इसकी पहचान क्या है, विच कंटेन 4 फ्यूज कार्बन रिंग, जिसके अंदर 4 फ्यूज कार्बन रिंग्स होंगे, दैट फॉर्म द स्टीरॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, कि स्टीरॉइड्स हमारे पास ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें 4 फ्यूज कार्बन रिंग्स हों। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, ये आपके पास है क्या है, स्टीरॉइड्स है। कोई एग्जांपल वगैरह भी आपने साथ कोट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बता दें जी। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की बात करें तो पहली टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड हमारे पास होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोर्थ है हमारे पास रेमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, 5 है हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, 6 है हमारे पास एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और 7th हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे पास चंद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, यूज़ होती हैं जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होते हैं कि हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि हमारे पास एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हम क्या करते हैं, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ
या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन कौन सा है जी। तो यूवी विजिबल जो रीजन होता है, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीजन होता है, ये तकरीबन 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक वेरी करता है। और 200 से 400 नैनोमीटर ये यूवी रीजन होता है, और 400 से 800 नैनोमीटर ये विजिबल रीजन होते हैं। और बिलो 200 नैनोमीटर अगर हम बात करें अप टू 50 नैनोमीटर, ये आपके पास क्या होते हैं, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह है। इसमें हमारे पास इसका रीज़न ये है कि हमारे पास यूवी विजिबल रेडिएशन जब एब्जॉर्ब होती है तो इसकी वजह से क्या होती है, ट्रांजिशन होती है किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के दरमियान। कि जब हमारे पास क्या होती है, यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं तो ये क्या करती हैं, ट्रांजिशन काज करती हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के दरमियान, ठीक है। इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। कि सिंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन रिजल्ट इन द ट्रांजिशन एमंग द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो टर्म एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन दी वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्वॉल्व होती हैं बच्चों, कुछ हमारे पास वो हैं। जैसी पहली टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होते हैं, हम कहते हैं एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन एंड हेंस फॉर इम्पोर्टिंग कलर टू ए कंपाउंड इज नोन एज क्रोमोफोर। कि कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, और इसकी वजह से क्या हो, कलर इम्पार्ट हो, तो उसको क्रोमोफोर बोलते हैं। एग्जांपल है डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रो ग्रुप एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होती है बच्चों, इट इज़ ए सब्स्टिट्यूट ऑन ए chromophore which cause a shift in the absorption to longer wavelength and increase intensity of the absorption peak। कि ये हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप होते हैं जो खुद मसलन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, बट अगर ये प्रेजेंट हो तो जो एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, और इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है एटसेट्रा, जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करते हैं वो ग्रुप। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक इफेक्ट। ये क्या होती है बच्चों, कि इट इज़ ए शिफ्ट आर ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। के एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसको रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। ये क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम और बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। ये क्या होता है कि ये एक ऐसी शिफ्ट होती है, इट इज़ ए शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। और ये किस वजह से होती है, चेंज ऑफ मीडियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्जुगेशन अगर आपके पास क्या हो, रिमूव हो जाए तो तब ये काम होता है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी, हमारे पास है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होते हैं जी, कि इट इज़ एन इफेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। कि जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए इसको हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और एक और होता है जिसको हाइपोक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। वो क्या होता है जी, वो हमारे पास ये होता है कि जब आपके पास क्या हो, इट इज़ एन इफेक्ट लीडिंग टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, उसको तो हिप्सो या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं जी। और लैम्डा मैक्स आपके पास एक टर्म होती है, लैम्डा मैक्स क्या होती है, इट इज़ वेवलेंथ ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। कि वो वेवलेंथ जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं जी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे मॉक इंटरव्यू। अगर आपने बाकी जो हमारे मॉक इंटरव्यू हैं 4 इससे पहले हो गए, वो अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उनको भी देख लें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। वैसे अगर आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पे अगर सेशन हमारे देखने हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के, तो काफ़ी एक अच्छा सेशन मैंने बनाए हुए राउंड अबाउट 20 वीडियोस उसमें हैं, वो भी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें जो आपकी सजेशन हो, जो आपके प्रॉब्लम्स हो, और इसको ये कि सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।